आज के समारोह में मंच पर उपस्थित आईआईटी जम्मू के डायरेक्टर प्रोफेसर मनोज गौड़ जी, SMVDU के वाइस चांसलर प्रोफेसर प्रगति कुमार जी, प्रोफेसर अभय सिंह जी डीन, प्रोफेसर सरताजुल हसन साहब, सभागार में उपस्थित सभी फैकल्टी मेंबर्स, पेरेंट्स, गेस्ट और 2025-26 एकेडमिक सेशन से अपने जीवन की एक नई यात्रा जिसका नाम नवारंभ दिया गया है, शुरू कर रहे सभी स्टूडेंट्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मैं मानता हूँ कि आज इस सभागार में जितने भी स्टूडेंट्स उपस्थित हैं वो अपने भविष्य के खुद आर्किटेक्ट हैं और नव आरंभ के स्वागत समारोह में मेरी प्रार्थना है माता वैष्णो देवी से कि आप अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करने में सक्षम और सामर्थ्यवान बन सकें। मैं सभी बीटेक, एमटेक, PhD स्टूडेंट्स को बधाई देता हूँ और इस एकेडमिक सेशन से प्रारंभ हो रहे 4 नए कोर्सेज के लिए यहाँ के निदेशक प्रोफेसर मनोज गौड़ और उनकी पूरी टीम को भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। नए स्टूडेंट्स के मन में यहाँ खासतौर से IIT आने का जो उत्साह है, मैं उनसे थोड़ा समझ सकता हूँ, क्योंकि 1974 में जो एग्ज़ाम आपने अभी उत्तीर्ण किया है वही एग्ज़ाम उत्तीर्ण करके मैं IIT BHU उस समय हुआ करता था, अब IIT BHU है, मैं वहाँ पहुँचा था और शायद मेरी भी मन स्थिति इस तरह की रही होगी। ये अवश्य है कि तब के और आज के कैंपस और टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में एक आमूल-चूल परिवर्तन हो चुका है। जब मैं IIT BHU का स्टूडेंट था तब 2 साल के बीच में जो सबसे बड़ा इन्वेंशन हुआ था वो GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम था। इस सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम ने पहली बार मिलिट्री वॉरफेयर में एक नई क्रांति पैदा कर दी थी और फिर धीरे धीरे मैरीटाइम नेविगेशन, ट्रांसपोर्टेशन में भी परिवर्तन आरंभ हुए। मैपिंग तथा सर्वे का काम बिल्कुल आसान हो गया। जब प्रोफेसर गौड़ बोल रहे थे तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर और IIT जम्मू का रिश्ता बड़ा गहरा है, लेकिन आज तस्वीर बदल गई। एक रिसर्च के मुताबिक हर साल लगभग 30,000 टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन आज हो रहे हैं, जिनका बड़े पैमाने पर कमर्शियल उपयोग भी हो रहा है। 80 के दशक में एप्पल का सबसे पहला कंप्यूटर आया था जो अमेरिका में कुछ सीमित संस्थाओं तक सीमित था। आज वक्त बदल गया है। दुनिया की लगभग 8 बिलियन आबादी में से 6 बिलियन आबादी के हाथ में कोई न कोई मोबाइल डिवाइस है जो कंप्यूटर का काम भी कर रहा है। जब मैं पढ़ रहा था तब तक इंटरनेट का इन्वेंशन नहीं हुआ था। आज लगभग 98% आबादी इंटरनेट से कनेक्टेड है और एक रिसर्च के मुताबिक लगभग 65% आबादी कम से कम दिन में 200 बार अपने मोबाइल डेटा को एक्सेस कर रही है। ये आंकड़े मैं इसलिए आपके सामने उद्धृत कर रहा हूँ कि आप सब बड़े फॉर्चुनेट हैं, सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे समय में आपको IIT में पढ़ने का, इनोवेशन, रिसर्च का अवसर मिला है, जब टेक्नोलॉजी का तेज़ी से विस्तार हो रहा है और आपको नए इन्वेंशन के लिए
एक स्ट्रांग फाउंडेशन यहाँ प्राप्त होगी। लेकिन एक चुनौती भी पैदा करता है जिसका जिक्र अभी प्रगति कुमार कर रहे थे, मैं आगे उस पर आऊँगा। आईआईटी के पास ओरिजिनल रिसर्च, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नॉलेज और स्किल के द्वारा देश का विकास करने का एक समृद्ध इतिहास और विरासत है। इस प्रीमियर इंस्टीट्यूशन ने भारत के साथ साथ दुनिया भर में इंडस्ट्री के लिए परिवर्तनकारी भूमिका निभाने का काम किया है। मैं मानता हूँ कि आईआईटीज़ ने दशकों से साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उल्लेखनीय क्षमता का विसर्जन किया है और आम आदमी के जीवन को काफ़ी हद तक बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। इसने भारत को दुनिया के नॉलेज पावर सेंटर के रूप में पुनः अपना स्थान प्राप्त करने में मदद की है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन ये भी सच है कि परिवर्तन के इस दौर में हम अपनी बीती हुई उपलब्धियों पर जश्न नहीं मना सकते। हमें एक अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर की तैयारी करनी होगी। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि भारतवर्ष की मिट्टी में अतीत में महान कार्य हुए हैं, किए गए हैं, तथा अभी भी महान कार्य किए जाने के लिए समय और स्थान दोनों उपस्थित है। इसलिए हमें विश्व में न सिर्फ अपनी गति बनाए रखनी है बल्कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी सबसे आगे रहना है। ऑपरेशन सिंदूर में ये संदेश हमने स्पष्ट रूप से दिया कि भारत की रक्षा प्रणाली, भारत का डिफेंस सिस्टम दुनिया में किसी से कम नहीं है। मात्र चंद घंटों के भीतर हमारी पराक्रमी सेना ने पाकिस्तान के भीतर मौजूद 11 सैन्य अड्डों को तहस नहस कर दिया था और आतंकी मुल्क पाकिस्तान के जवाबी हमले को पूरी तरह से नाकाम भी कर दिया। मैं समझता हूं कि हमारे इंजीनियर्स की ये बड़ी विजय थी, लेकिन इस ऑपरेशन ने यह भी सिद्ध किया कि कन्वेंशनल वॉरफेयर का समय अब बीत गया है। हमें फ्यूचर वॉरफेयर के लिए कमर कस के तैयार होना होगा। आज ड्रोन मॉडर्न वॉरफेयर को नया आकार दे रहा है। हमने अभी जून के महीने में ही देखा है यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब में हम सब ने देखा कि अब यह सिर्फ सर्विलेंस का ही टूल नहीं है बल्कि यह सेनाओं के लिए आक्रमण और डिफेंस का भी अचूक हथियार बन चुका है। आप सबको जानकर हैरानी होगी, आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे, ऑपरेशन स्पाइडर वेब में यूक्रेन ने 117 ड्रोन इस्तेमाल में लाए थे जिनकी कुल कीमत 70,20,000 रुपये के आसपास थी। लेकिन उन्होंने रसिया के 40 से ज़्यादा बॉम्बर एयरक्राफ्ट नष्ट कर दिए और जिनकी अनुमानित कीमत 60,000 करोड़ रुपए के आसपास है। ये बहुत गौर करने वाली बात है कि अगर 50,000 रुपये का ड्रोन 5,000 करोड़ रुपए के बॉम्बर प्लेन को बर्बाद करने की क्षमता रखता है तो हमें किस तरह के डिफेंस सिस्टम डेवलप करने होंगे जो ड्रोन्स को प्रभावी रूप से पूरी तरह काउंटर कर सकें। अमेरिकन साइंटिस्ट और राइटर रे कुर्ज़वेल ने 1999 में किताब लिखी थी द एज ऑफ स्पिरिचुअल मशीन्स। रे कुर्ज़वेल ने लिखा था कि भविष्य में मिलिट्री स्ट्रेटजी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जिसके पास ज़्यादा स्मार्ट मशीन्स होंगी वही विजयी होगा। द साइड विद स्मार्टर मशीन्स विल विन। मैं रे कुर्ज़वेल को बहुत दूरदृष्टा मानता क्योंकि उन्होंने उस समय देख लिया था कि आने वाले भविष्य में इंटरनेट हमारी जीवन शैली और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अत्यधिक प्रभावित करने वाला है तथा ह्यूमन इंटेलिजेंस और मशीन इंटेलिजेंस के बीच एक नया तारतम्य स्थापित करने वाला है। भविष्य में मशीन इंटेलिजेंस शायद ह्यूमन इंटेलिजेंस को पीछे छोड़ देगा। सेल्फ इवॉल्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक में हमें अब वो संभावना दिखने लगी है।
रे कुर्जवेल पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1990 में ये प्रेडिक्ट किया था कि 20-25 वर्षों में बिना ड्राइवर वाली कार मार्केट में आ जाएगी। आज ये संभव हो गया। और उससे बड़ी बात यह है कि आप सबने न्यूज़ में देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, 28 जून को टेक्नोलॉजी ने एक और माइलस्टोन अर्जित किया। ऑस्टिन अमेरिका में कस्टमर हैं, ऑस्टिन ने टेस्ला कार खरीदी और घर का अपना एड्रेस भेज दिया। कार स्वयं खुद चलते हुए कस्टमर के घर पहुंच गई। यानी आज आप जो कल्पना करते हैं, जो इमेजिन कर सकते हैं, या आपने जो साइंस फिक्शन मूवी में देखा था, वह टेक्नोलॉजी द्वारा संभव हो सकता है। इस दिशा में दुनिया आगे बढ़ रही है। और यह सिर्फ सेल्फ ड्राइविंग कार तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, बायो मेडिकल इंजीनियरिंग, अनेक ऐसे क्षेत्र जिसमें नए रिसर्च और इनोवेशन भविष्य को नया आकार दे रहे हैं। पूरे देश की अपेक्षा IITs के लोगों से इन सेक्टर्स में भारत का प्रभुत्व स्थापित करने की है। मित्रों, हमें डिफेंस सेक्टर में नए प्रतिमान गढ़ने हैं, स्थापित करने हैं। मैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट से साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉरफेयर, मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम के नए इनोवेशन की अपेक्षा रखता हूँ। मुझे उम्मीद है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भविष्य में न्यू जनरेशन रडार सिस्टम को डेवलप करने में IIT जम्मू में बैठ करके देश का मार्गदर्शन करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। उसी तरह भविष्य के सिविल इंजीनियर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स मॉडर्न मिसाइल और वेपन सिस्टम को विकसित करने में अपना योगदान दें। एक छोटी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट, जिसे बोलचाल की भाषा में पेंटागन कहा जाता है, वहाँ एक स्पेशल यूनिट स्थापित हुई थी और जिसे डिफेंस इनोवेशन यूनिट के नाम से आज दुनिया जानती है। उस यूनिट को शुरू करने वाले एक इंडियन अमेरिकन इंजीनियर राज शाह हुआ करते थे। राज ने अपनी किताब यूनिट एक्स में लिखा है कि प्रोफेशनल इंजीनियर्स की मदद से उस यूनिट को सिलिकॉन वैली का स्वरूप दिया गया था ताकि हमारी इमेजिनेशन के अनुरूप नए इन्वेंशन किए जा सकें। लेकिन ये भी स्मरण हमें रखना होगा कि यह सिर्फ एक सेक्टर का जिक्र है। आने वाले भविष्य में इनोवेशन यूनिट्स अनेक सेक्टर्स में स्थापित होने की गुंजाइश है, हमें करना होगा, ताकि जिसका जिक्र प्रोफेसर गौड़ या प्रगति कुमार साहब कर रहे थे, भारत विकसित भारत के निर्माण में तब आ रही चुनौतियों और वैश्विक मुद्दों से निपटने में आप सब समाधान प्रस्तुत कर सकेंगे। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि IITs ने पिछले कुछ दशक में ऐसी उपलब्धियाँ हासिल की हैं जिस पर पूरे राष्ट्र को गर्व है। ये सच है कि राष्ट्र के सबसे प्रतिभावान स्टूडेंट्स ही IITs में प्रवेश पाते हैं, लेकिन अब इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन के कारण IITs में नए अप्रोच का भी समय आ गया है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है और मैं बधाई देना चाहता हूं प्रोफेसर गौड़ और उनकी पूरी टीम को कि IIT जम्मू ने इसकी शुरुआत की है, प्रेडिक्टिव एनालिसिस प्रोग्राम लॉन्च किया है। मैं इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, जो डेटा एनालिसिस के द्वारा भविष्य के परिणामों की भविष्यवाणी भी कर सकेगा और इसके एल्गोरिथम हेल्थ केयर, रिस्क मैनेजमेंट, ऑपरेशंस और मार्केटिंग, इनमें नई क्रांति ला सकने में सक्षम होंगे। इससे सिर्फ इंडस्ट्री को ही बेटर डिसीजन मेकिंग का फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि गवर्नेंस और पब्लिक सर्विसेज में भी इसका काफ़ी उपयोग किया जा सकेगा। इसी तरह इंजीनियरिंग फिजिक्स प्रोग्राम जो आरंभ हुआ है, जिसका इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच थियोरी और प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग के बीच मौजूद जो गैप है उसे भरने का है, नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में निश्चित रूप से मदद करेगा। मुझे विश्वास है कि इस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट और फार्मास्यूटिकल्स में नए इनोवेशन को जन्म देने में समर्थ बन सकेंगे। मुझे इस बात
की भी बेहद प्रसन्नता है कि पहले वर्ष से ही इनोवेशन और स्टार्टअप्स की सोच को प्रमोट करने के लिए IIT जम्मू ने सिलेबस में, करिकुलम में जब भी आवश्यक परिवर्तन समझ में आया, इसको द्रुत गति से किया है। मैं फिर से डॉक्टर गौड़ और उनकी टीम को बधाई देता हूं, जिन्होंने इनिशिएटिव लेकर टनल इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जैसे एमटेक कार्यक्रम शुरू किए हैं, जो विशेष रूप से जम्मू कश्मीर तथा अन्य हिमालयन राज्यों की चुनौतियों के लिए मॉडर्न एवं ग्लोबल स्टैंडर्ड के समाधान भविष्य में प्रस्तुत कर सकेंगे। लेकिन इन सभी इनिशिएटिव्स के बीच एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या हम और आप इससे संतुष्ट हो सकते हैं? जवाब हम सभी जानते हैं कि इंजीनियर्स, इनोवेटर्स, साइंटिस्ट अगर संतुष्ट हो गए तो इनोवेशन और इन्वेंशन बंद हो जाएगा। आज इंजीनियरिंग के लगभग हर एक सेक्टर में ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच बड़ा ही आक्रामक कंपटीशन चल रहा है। अगर हमें वास्तव में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करना है तो इनोवेशन में आज जो हमारी रैंकिंग है, हमें टॉप 5 कंट्रीज में दिखना ही होगा। उसका सिर्फ एक ही उपाय है, हमें अपने इंजीनियरिंग एजुकेशन के स्टैंडर्ड में और तेज गति से सुधार करना होगा। सिर्फ स्मार्ट क्लासरूम नहीं, बल्कि इंडस्ट्री और राष्ट्र के सामने जो रियल चुनौतियां हैं, जो रियल समस्याएं हैं, जो वास्तविक चुनौतियां और समस्याएं हैं, उनका समाधान हमें निकालना ही होगा, सीखना ही होगा। स्टूडेंट्स, IITs की प्रतिष्ठा के बारे में किसी को शक नहीं है। शायद इस पर बहस करना भी बेमानी होगी। इसलिए अब बहस इस बात पर होनी चाहिए कि IITs ने एक साल में कितने इनोवेशन किए। आज इस बात पर बहस होनी चाहिए कि IITs के ग्रेजुएट्स ने कितने स्टार्टअप शुरू किए। एक अनुमान के मुताबिक 2015 के बाद IIT ग्रेजुएट्स ने 4000 से ज़्यादा स्टार्टअप शुरू किए हैं, लेकिन कुल टेक स्टार्टअप्स में उनका शेयर अभी भी महज 3.7% है। देश जिन प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस पर इतना गर्व करता है, देश जिन प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस पर इतना धन खर्च कर रहा है, अगर उनका हिस्सा नहीं बढ़ेगा तो मैं समझता हूँ जिस उद्देश्य के लिए आप बने हैं, शायद देश पीछे रह जाएगा। और इसलिए मेरा मानना है कि टेक स्टार्टअप्स में हमें IITs के ग्रेजुएट्स की भागीदारी और उनका शेयर तेज गति से बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज देश के लगभग 200 बड़े स्टार्टअप्स के इंटरप्रेन्योर्स में अलग अलग IITs से निकले हुए विद्यार्थी हैं और वह सेल्फ मेड हैं, लेकिन इसके साथ राष्ट्र की अपेक्षा आपसे ज़्यादा बढ़ गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमोबाइल, स्पेस सेक्टर में आप सबकी भागीदारी बढ़े, ये देश आपसे चाहता है। मेरा IIT जम्मू के विद्यार्थियों और विशेषकर से निदेशक महोदय और फैकल्टी मेंबर से एक आग्रह है। मैं चाहता हूं कि IIT जम्मू राष्ट्रीय महत्व के रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो शुरू किया है इन्होंने, और भी ऐसे प्रोजेक्ट जो समग्र समाज के साथ साथ जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को सबसे ज़्यादा लाभ दे सके, इसे शुरू करने की आवश्यकता है। आने वाले भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एनर्जी और एनवायरनमेंट दो ऐसे सेक्टर हैं जिस पर IIT इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के ब्रेन पावर को लीड करने का अवसर मिले और वो लीड करें। अपनी बात समाप्त करने के पहले एक और विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एक दशक पहले तक IIT में एडमिशन का मतलब होता था कि उसके बाद हमें MBA करना है, MTech करके विदेश जाना है, MTech करने विदेश जाना है। मेरे भी बहुत सारे मित्र हैं जो विदेशों में बसे हैं। मेरे बाद के पढ़ने वाले भी कई ऐसे लोग हैं जो जाकर विदेशों में बस गए। उसका कारण अनेक बताया जाता था, साहब बेहतर अवसर की तलाश में जा रहे हैं क्योंकि भारत में अवसरों की कमी है। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है। भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली आज अर्थव्यवस्था है। हम विश्व की चौथी बड़ी सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं
आज पूरे दुनिया में भारत को अवसरों की ज़मीन के रूप में देखा जा रहा है। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के निरंतर प्रयास से टेक एंटरप्रेन्योर्स को मैं समझता हूँ कि सुविधाएं, संसाधन पर्याप्त मात्रा में प्रदान किए जा रहे हैं। आपको अवसर के लिए अब कहीं दूसरी जगह, दूसरे देश जाने की जरूरत नहीं है। आज का भारत आईआईटी ग्रेजुएट्स को विदेश से बेहतर अवसर प्रदान करने में समर्थ हो गया है। मुझे विश्वास है कि आपके टैलेंट, आपकी मेहनत से आने वाले भविष्य में भारत इनोवेशन का जरूर हब बनेगा। साइंस और टेक्नोलॉजी के नए इनोवेशन तथा आप जैसे होनहार इंजीनियर्स विकसित भारत के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मेरी अपेक्षा है कि आज यह नव आरंभ का पहला संकल्प यहाँ से आप यही लेकर के जाएं, ऐसी मेरी अपेक्षा है। कबीरदास जी की 2 पंक्तियाँ हैं, मैं उनको उद्धृत करना चाहूँगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, 28 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। मैं समझता हूँ कि इसको ध्यान रखें, याद रखें। और अब्राहम लिंकन के बारे में 1 मिनट में एक बात कह करके आपसे विदा लूँगा। आप में से अधिकांश लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को सुना होगा, जाना होगा। आप में से कुछ लोगों को ये भी पता होगा कि उनके पिता जूता सिलने का काम करते थे, मोची हुआ करते थे। जब अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बने अमेरिका के, तो किसी उनके विरोधी दल के एक मेंबर ने भाषण करते हुए उन पर व्यंग किया, कटाक्ष किया कि आप क्या बोल रहे हैं, आपके पिता तो जूता सिलते थे, मोची थे। अब्राहम लिंकन भावुक भी हुए, इमोशनल हुए। चुपचाप जब उनका वक्त आया तो उन्होंने कहा कि सच है कि मैं एक मोची का बेटा हूँ, लेकिन मेरी कमी यह है कि मेरे पिता जितने अच्छे मोची थे, मैं वैसा अच्छा राष्ट्रपति नहीं बन सका। मैं समझता हूँ यह भाव लेकर के आने वाले 4 वर्षों में आईआईटी जम्मू से आप निकलें, देश को विकसित करने में अपना योगदान दें। इसी अपेक्षा के साथ आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए कि आपकी नई यात्रा आपको सफलता के शीर्ष पर ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।